डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने कैपिलरी एक्शन कैसी होती है उसके बारे में पढ़ा था। अब आगे का टॉपिक जो है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पे हमें कौन सी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन जो है वो कैपिलरी ट्यूब का यूज़ करके मेजर करने का है। तो ये मेथड कैसी है और ये मेथड में हम सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या मेजर करना पड़ेगा वो हमें आज देखना है। एक्चुअली ये जो एक्सीडेंट है ये करने के लिए आपको एक कैपिलरी ट्यूब और एक कंटेनर लगने वाला है और उसके बाद आपको एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जो है वो हम यूज़ करते हैं जिसका लीस्ट काउंट नियर अबाउट रहता है 0.001 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्यूरेसी होने की वजह से हम वाटर का या कोई भी लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो मेजर कर सकते हैं। वो कैसा मेजर करते हैं इसके लिए जो थ्योरी पार्ट है वो हम पहले देखते हैं। तो इसमें हमने एक कैपिलरी ट्यूब जो है वो ली है। सपोज ये कैपिलरी ट्यूब हमने डीप की ऐसे लिक्विड के अंदर जिसका सरफेस टेंशन सपोज T है। सो T इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी उसके बाद ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसकी जो रेडियस है वो हम r मान लेते हैं। सो स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पे जब हम ये कैपिलरी ट्यूब को डीप कर रहे हैं तो यहाँ पे राइज हो रहा है लिक्विड, ऐसा हमने ये फिगर में दिखाया है। तो ये जो लिक्विड है ये पार्शियली वेट द सॉलिड ऐसा टाइप का लिक्विड होगा, क्योंकि यहाँ पे राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है और एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू भी जो है वो भी एक्यूट हमें मिल रही है। इसलिए यहाँ पे ये जो थीटा एंगल मैंने दिखाया है, क्योंकि ये है हमारा सॉलिड सरफेस और ये है लिक्विड मिनिस्कस। लिक्विड मिनिस्कस को टेंजेंट हमने T निकाला है जिसको बोलते हैं हम फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ये यूनिट लेंथ पे एक्ट होने वाला फोर्स रहता है, ये भी हमें मालूम है। तो ये जो हमारा T है ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन और ये टेंजेंट ने जो यहाँ पे सॉलिड से एंगल किया है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो थीटा की वैल्यू एक्यूट यहाँ पे मिल रही है हमें। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे हमारा जो लिक्विड है इसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन या R ये जो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट है वो T को बैलेंस कर रहा है और ये जो T है ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है विच विल बी एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर सरफेस। तो यहाँ पे ये जो T है ये थीटा एंगल होने की वजह से इसका अपोजिट एंगल जो है वो भी थीटा ही रहेगा। इसलिए ये T के दो कंपोनेंट्स हमने लिए हैं, एक है वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो T cos थीटा रहेगा, क्योंकि थीटा के बाजू में जो कंपोनेंट रहता है वो cos कंपोनेंट रहता है और ये हो जाएगा हमारा T sin ऑफ थीटा। तो ये जो कंपोनेंट T sin थीटा है ये पूरे लिक्विड के सरफेस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि ये हमारी ट्यूब है और हमारा पूरा सरफेस ऐसा रहेगा, तो साइन थीटा यहाँ पे एक्ट होगा, यहाँ पे एक्ट होगा, ये साइड को एक्ट होगा, ये साइड को एक्ट होगा, ऐसा पूरे सरकमफरेंस ऑफ द हमारा जो लिक्विड है इन कांटेक्ट विद द कैपिलरी ट्यूब इनसाइड में ये सरफेस के अलोंग यहाँ पे हमें वो T लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब T साइन थीटा के कंपोनेंट्स है वो इक्वल अपोजिट होने की वजह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, तो मैं ऐसा दिखा सकता हूँ आप लोगों को कि सपोज ये मेरी कैपिलरी ट्यूब है तो जो T साइन थीटा कंपोनेंट है वो ऐसे रहेंगे, एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा। तो ये जो सब कंपोनेंट है ये कंपोनेंट को ये साइड वाला कंपोनेंट कैंसिल कर देगा, ये साइड के कंपोनेंट वाला इसको कैंसिल कर देगा। तो ऐसे जो सरकमफरेंस के अलोंग T sin थीटा कंपोनेंट्स है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐसा नाम दिया है वो T sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए T sin थीटा ये कंपोनेंट कंसीडर करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो हमारा लिक्विड सरफेस इन कांटेक्ट विद द कैपिलरी ट्यूब है इसके यहाँ पे T cos थीटा ये जो कंपोनेंट है वो ऊपर की डायरेक्शन में, सभी की डायरेक्शन एक ही है, देखो ऐसे एक्ट होने वाले हैं, ये साइड में भी एक्ट होने वाले हैं क्योंकि ये सरफेस ऐसा रहेगा तो ये ऐसे एक्ट हो रहे हैं। तो यूनिट लेंथ पे एक्ट होने वाला कंपोनेंट जो है वो T sin थीटा है। ये T sin थीटा जो है T cos थीटा जो है वो
यूनिट लेंथ पे एक्ट होने वाला कंपोनेंट है। तो लिक्विड के पूरे सरफेस पर सरकमफरेंस के अलोंग 2 पाई आर इतना हमारा सरकमफरेंस रहेगा, क्योंकि आर रेडियस हमने मान ली है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब हमने मानी है। तो उसका जो सरकमफरेंस है कैपिलरी ट्यूब का वो 2 पाई आर रहेगा। तो टोटल फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा उसको बोलूँगा मैं टी कॉस थीटा, और ये यूनिट लेंथ पे एक्ट होने वाला है, हमें 2 पाई आर इतने लेंथ पे एक्ट होने वाला चाहिए। तो ये हो गया हमारा टोटल अपवर्ड फोर्स विच विल बी एक्टिंग इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द टोटल अपवर्ड फोर्स हो गया। ये जो हमारा टोटल अपवर्ड फोर्स है, यहाँ पे ये जो लिक्विड है, लिक्विड लेवल से ऊपर आया हुआ जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर है इतने जगह पे, इसका जो मास है उसको अगर हमने जी से मल्टीप्लाई कर लिया तो उसको वेट ऑफ द बॉडी बोलेंगे। तो ये वेट को ये फोर्स बैलेंस कर रहा है। टोटल वेट ऑफ द लिक्विड जो है इतने पार्ट में वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, उसको हम m इंटू जी ऐसा बोल सकते हैं। m इंटू जी दैट मीन्स दिस इज द मास ऑफ दिस लिक्विड। इतने पार्ट में जो मास है, टोटल लिक्विड का जो मास है वो m है, इसलिए उसका वेट हो गया m इंटू जी। तो टोटल अपवर्ड फोर्स जो है हमारा टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, ये उसको बैलेंस कर रहा है। तो ये फोर्स के बैलेंस होने वाला जो फोर्स है वो नेट डाउनवर्ड फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। नेट डाउनवर्ड फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, या नेट डाउनवर्ड फोर्स को ये फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू रहेगी मास ऑफ द लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको ही बोलेंगे हम वेट ऑफ द लिक्विड, जो है हमारा जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर बाहर के लिक्विड लेवल से लिक्विड के अंदर जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये लिक्विड है इतना, ये इतना वाला लिक्विड, इसका जो टोटल वेट है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको बैलेंस कर रहा है, इसलिए वो फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है या वेट ऑफ द लिक्विड है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, m जो है इसकी जगह पे मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे रो मीन्स यहाँ पे हमने जो लिक्विड लिया है उसकी डेंसिटी है। सो रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच विल बी यूज्ड हियर। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम है टोटल, वो वॉल्यूम मैं ले सकता हूँ अभी। वो वॉल्यूम रहेगा मेरा पाई आर स्क्वायर। सपोज ये जो हाइट है वो h है, h इतने हाइट पे हमारा बाहर के लेवल से अंदर के साइड में कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड गया है उसकी हाइट सपोज h है। तो ये हो गया उसका टोटल वॉल्यूम। इसमें हमने क्या किया है कि ये जो मिनिस्कस है, कोर मिनिस्कस है, इतना जो हमारा h है वो h हमने यहाँ से मेजर किया है, हॉरिजॉन्टल लेवल से हमने h मेजर किया है। ये जो इतना लिक्विड है इतना हमने उसका मास कंसीडर अब किया नहीं है, वो कंसीडर करेंगे तब उसका फार्मूला थोड़ा अलग रहता है, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो फिर हमने अभी वॉल्यूम कितना लिया है कि ये हमारी बाहर की लिक्विड लेवल है, और ये जो लिक्विड है हमारा राइज होने वाला, इसकी इतनी हाइट राइज हो गया है वो h इतना हाइट। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो पाई आर स्क्वायर हो गया और ये हाइट h हो गई। लेकिन ये जो लिक्विड है इतना जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, इतना लिक्विड का जो मास है वो हमने कंसीडर किया नहीं है, इसलिए हमारा फार्मूला थोड़ा सा अलग आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर h, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस। कौन सा वॉल्यूम लिया हमने? सिर्फ इतने लिक्विड का वॉल्यूम हमने कंसीडर किया है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल से और नीचे वाली लिक्विड लेवल इसके बीच का जो वॉल्यूम है वो ही कंसीडर किया। इसलिए ये हो गया मेरा पाई आर स्क्वायर h इंटू रो, ये हो गया मेरा वेट ऑफ द लिक्विड। और इसको हमने, और ये मास की वैल्यू हो गई और g को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया मास, ये हो गया मास, और इसको g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मास का वैल्यू हमने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखा, वॉल्यूम की वैल्यू डाल दी पाई आर स्क्वायर h और डेंसिटी मल्टीप्लाई किया, और ये g जैसे कि वैसे ही रखा। ये हो गया मेरा लिक्विड का जो वेट है जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज हुआ है वो, या उसको हम नेट डाउनवर्ड फोर्स लिख सकते हैं जो
टोटल अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो फॉर इक्विलिब्रियम हम ऐसा बोल सकते हैं हम कि टोटल अपवर्ड फोर्स जो है हमारा इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, उसको ही बोलेंगे हम वेट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब विच विल बी राइज इनसाइड द कैपिलरी। तो टोटल अपवर्ड फोर्स मैंने निकाला था 2 पाई आर टी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये मेरा टोटल अपवर्ड फोर्स था, इज इक्वल टू वेट निकाला है मैंने पाई आर स्क्वायर एच रो इंटू जी, ये हो गया मेरा टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ये हो गया टोटल अपवर्ड फोर्स। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं इसलिए इक्वल होंगे। और यहाँ पे जो कैंसिल होने वाला पार्ट है वो पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी पाई है इसलिए वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक आर कैंसिल हो रहा है और मेरा जो सरफेस टेंशन टी है इसका वैल्यू मुझे ये फार्मूला से मिल रहा है। यहाँ पे बचा है अभी एच आर रो जी और ये साइड में 2 और कॉस थीटा ये बचा है, तो ये हो गया मेरा 2 कॉस ऑफ थीटा। इससे मैं एच का वैल्यू भी लिख सकता हूँ, एच इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे टी नहीं आएगा, ये सिर्फ 2 कॉस थीटा रहेगा क्योंकि टी हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। तो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2t कॉस ऑफ थीटा अपॉन एच, एच हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो ये हो जाएगा आर रो इंटू जी, ये हो गया मेरा हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम की वैल्यू, ये हो गई मेरी सरफेस टेंशन की वैल्यू। तो ये जो हाइट है इसको ही बोलते हैं हम, यहाँ पे जो फार्मूला हमने निकाला है इसको बोलते हैं हम असेंट फार्मूला। ये हमें जो असेंट फार्मूला है ये ज्यूरिन नाम का जो साइंटिस्ट है उसने तैयार किया है, तो इसको ज्यूरिन्स लॉ भी बोलते हैं। ये जो मेथड हमने अभी फॉलो की है इसको ज्यूरिन्स लॉ भी बोलते हैं, जिसमें हम यहाँ पे लिक्विड अगर राइज होता है तो उसको असेंट फार्मूला बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैंने ये लिक्विड के बजाय अगर यहाँ पे मैंने मर्क्यूरी लिया होता तो यहाँ पे जो लिक्विड लेवल है वो डिक्रीज हो जाती हमारी, और मुझे ऐसा ही यही फार्मूला मिलता टी का, उसको हम बोलते हैं डिसेंट फार्मूला। फार्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पे हमें जो लिक्विड है वो राइज होता है तब असेंट फार्मूला उसको बोलते हैं, और जब लिक्विड लेवल फॉल होती है तब उसको बोलते हैं हम यहाँ पे डिसेंट फार्मूला। तो ये जो हमारा यहाँ पे सरफेस टेंशन का फार्मूला या एच का फार्मूला हमें जो मिला है, ये फार्मूला से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरा जो एच है दैट इज इक्वल टू, ये बाकी जो चीज़ें जो है वो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है, नीचे भी यहाँ पे रो और जी कांस्टेंट है, ये सबको मैं कांस्टेंट दिखाता हूँ। और ये जो रेडियस है वो चेंज हो सकती है, तो यहाँ पे कम रेडियस वाला भी हम यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब है वो यूज़ कर सकते हैं, या ज़्यादा रेडियस वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट्स है तो ये चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ऐसा बोल सकते हैं, या एच आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसा भी बोल सकते हैं, और H1 R1 इज इक्वल टू H2 R2 ऐसा भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू H3 R3 ऐसा बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। ये जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सपोज यहाँ पे मैंने इसकी जो लेंथ है कैपिलरी ट्यूब की वो जितना हमारा लिक्विड राइज होता है उतनी ही ली, और पहले जैसा डिप किया तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हमारा जो लिक्विड है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी वही रहता है, सिर्फ हमारा जो मिनिस्कस है वो यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाता है, या उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बढ़ जाती है। मैं ऐसा दिखाता हूँ आपको। अगर आपने इतनी ही यहाँ पे ले ली, सपोज ये हमारी कैपिलरी ट्यूब इतनी कट कर दी हमने ऊपर वाली ऐसी, तो यहाँ पे जो लिक्विड मिनिस्कस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सिर्फ बढ़ जाएगा, लेकिन लिक्विड जो है वो ओवरफ्लो नहीं होने वाला है, क्योंकि H1 R1 या HR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये हमें मालूम है, इसकी वजह से यहाँ पे लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होता है। तो सैटेलाइट के अंदर भी अगर हमने ये एक्सीडेंट किया तो उसके उस टाइम को क्या होता है वो भी आप ले सकते हैं।
यहाँ पे g की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट रहेगी, इसलिए जो हमारी g की वैल्यू है इनसाइड द सैटेलाइट, वो g की वैल्यू हम 0 लेते हैं, इसलिए इनफाइनाइट हाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट हाइट हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा जो लिक्विड है वो सबसे ज़्यादा हाइट तक जाएगा, एंड तक जाएगा, लेकिन ओवरफ्लो होने वाला नहीं है। तो ये भी एक इसका कारण है। यही एक्सीडेंट आपने अगर मून के सरफेस पे किया तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून सरफेस इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस है। तो यहाँ पे हमारा जो GM का वैल्यू है, अगर हमने ये ले लिया तो यहाँ पे हमारी जो लिक्विड की हाइट है वो ये जो सरफेस टेंशन है, ये फार्मूले में अगर हमने G की वैल्यू 1/6 टाइम डाल दी तो अर्थ सरफेस पे जितना लिक्विड राइज होता है उससे 6 टाइम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये मैं GE/6 ऐसे लिखूंगा तो ये 6 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 6 टाइम्स वैल्यू जो हाइट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द लिक्विड कॉलम जो बोलते हैं, इसको लिक्विड कॉलम बोलते हैं हम। जो सरफेस से ऊपर चढ़ने वाला लिक्विड रहता है, राइज होने वाला लिक्विड जो रहता है उसको बोलते हैं हम लिक्विड कॉलम, और वो ही लिक्विड कॉलम का जो वेट है वो हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पे अगर सपोज हमने ये भी लिक्विड जो है, ये वाला लिक्विड जो हमने छोड़ दिया था, नेग्लिजिबल कंसिडर किया था, वो भी अगर कंसिडर किया तो ये जो फार्मूला है इसमें H के बजाय आपको लिखना है H + R/3, इतना लेना पड़ेगा। बाकी का फार्मूला वैसे ही रहेगा, R(ρg)/2 cos ऑफ थीटा। अगर आपने वो जो मिनिस्कस का वो कर्व पार्ट है ये अगर छोड़ दिया तो यहाँ पे सिर्फ H लेना है। दैट मीन्स अगर हमने H की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी ऐसा मान लिया, H इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R/3, क्योंकि R की वैल्यू ऑलरेडी ही बहुत ही छोटी होती है, कम होती है, इसकी वजह से हम यहाँ पे H लेते हैं सिर्फ। अगर हमने ये जो लिक्विड है इसका मास कंसीडर नहीं किया, उसकी हाइट भी कंसीडर नहीं की, तो अगर कंसीडर की तो H + R/3 ये फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा जब यहाँ पे हम ये भी लिक्विड जो है राइज होने वाला मिनिस्कस में उसका अगर कंसिडरेशन करते हैं तो इस तरह से हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में यहाँ पे मेजर करेंगे हाइट ऑफ द लिक्विड। जो ये हो गई है हमारी, जो कितना लिक्विड राइज हुआ है वो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से मेजर करते हैं। रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब भी हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करके मेजर करते हैं, और ये बाकी के जो कांस्टेंट है वो आपको दिए रहेंगे। और जो भी लिक्विड आप लेंगे, केरोसिन लेंगे या वाटर लेंगे या कोई भी दूसरा लिक्विड लेंगे, तो उसका सरफेस टेंशन का वैल्यू बाय यूजिंग द कैपिलरी मेथड हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसका सरफेस टेंशन। तो लिक्विड का सरफेस टेंशन, फॉर एग्जांपल वाटर का अगर हमने लिया तो वाटर का सरफेस टेंशन कितना रहता है, नियर अबाउट 0.72 डाइन पर सेंटीमीटर ऐसा भी ले सकते हैं, या 72 डाइन पर सेंटीमीटर ऐसा रहेगा। और अगर न्यूटन पर मीटर में लिया तो वो 0.073 या 0.73 ऐसा कुछ तो आएगा। तो वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जब हम प्रॉब्लम्स लेंगे तब आपको वो वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू अगर आपने प्योर वाटर लिया जिसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू 0 रहेगी, तब आपका जो फार्मूला है वो यहाँ पे कॉस थीटा के बजाय 1 हो जाएगा, और उसकी डेंसिटी भी 1 कंसिडर करेंगे अगर हमने CGS यूनिट लिया तो फार्मूला हो जाता है सिर्फ HRG/2। तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ये हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ले सकते हैं। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू फॉर वाटर ले सकते हैं हम CGS सिस्टम में HRG/2, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 लेंगे हम, और यहाँ पे जो हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर है वो भी 1 लेंगे। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय द कैपिलरी ट्यूब मेथड। और इसमें हमारे बुक में और एक मेथड दी है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने कैपिलरी ट्यूब का यूज़ करके जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है उसके लिए जो फार्मूला लगता है हमें, वो फार्मूला डिराइव किया हमने। उसको हमने एसेंट फार्मूला नाम दिया, क्योंकि हमने ऐसा लिक्विड कंसिडर किया था कि जो लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब राइज होता है, वैसा ही लिक्विड हमने अब लिया है जिसका डेंसिटी रो है, वो राइज हो गया है ये जितने हाइट तक। यहाँ पे हमारी जो कैपिलरी ट्यूब है इसकी रेडियस हमने स्मॉल r ले ली है,
और यहाँ पे जो लिक्विड मिनिस्कस है वो कॉनकेव सरफेस हमें दिखाई दे रहा है। कॉनकेव मिनिस्कस तभी होता है जब हम लिक्विड लेते हैं जो पार्शियली वेट्स द सॉलिड रहता है तब। तो यहाँ पे हमारा जो ये कॉनकेव सरफेस है, ये कॉनकेव सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस बोल सकते हैं, उसको कैपिटल आर से दिखाया है। सो स्मॉल आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो हमने मान लिया है, और हमारा जो लिक्विड जितना राइज हुआ है उसको कैपिलरी राइज बोलते हैं हम, वो हमने एच से डिनोट किया है। ये जो हमारा कैपिलरी राइज है वो ये हॉरिजॉन्टल लेवल तक ही मैंने दिखाया है। इसके ऊपर जो मिनिस्कस है इसमें ये जो लिक्विड है ये हमने कंसिडर किया नहीं है, वो हाइट हमने कंसिडर की नहीं है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, उसकी जो हाइट है ये लिक्विड लेवल से वो एच इतनी है। तो यहाँ पे हमारा जो लिक्विड है, यहाँ पे जो गेज प्रेशर है लिक्विड सरफेस पे, वो जो गेज प्रेशर है उसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, उसको बोलते हैं हम गेज प्रेशर या एक्सेस प्रेशर बोलते हैं उसको, और उसका फार्मूला होता है ये जितने हाइट होने की वजह से एच रो जी। ये जो है ये फार्मूला हमने जो हमारे सिलेबस में रिड्यूस हो गया है, प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे ये फार्मूला था, लेकिन वहाँ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। सो गेज प्रेशर या एक्सेस प्रेशर एट हाइट एच इज इक्वल टू एच रो जी, इतना आएगा। तो ये हमारी हाइट है। तो ये जो लिक्विड है यहाँ पे, ये लिक्विड के सरफेस के पास कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो प्रेशर रहेगा एच रो जी इतना। उसका जो डिफरेंस इन प्रेशर या गेज प्रेशर है उसकी वैल्यू रहती है एच रो जी। वहाँ पे कॉनकेव सरफेस होने की वजह से जो हमारा कॉनकेव सरफेस है वो साइड में प्रेशर ज़्यादा रहता है कॉन्वेक्स साइड से, और वहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर अकॉर्डिंग टू लैप्लास लॉ हमने निकाला है, इसको ही हम गेज प्रेशर भी बोल सकते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। तो इसकी वैल्यू रहती है, वहाँ पे हमारा एक ही सिंगल सरफेस है इसलिए वो वैल्यू रहेगी 2T/R। लिक्विड मिनिस्कस जो है उसकी रेडियस हमें लेनी पड़ेगी, स्मॉल r जो है वो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है, उसको हमने देखा क्योंकि ये हमारा कॉनकेव सरफेस है, लिक्विड मिनिस्कस है, इसकी रेडियस हमने कैपिटल R से डिनोट की है। तो वो रेडियस से ये एक्सेस प्रेशर हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ये हमें मालूम है। तो फिर ये जो हमने लैप्लास का फार्मूला यूज़ करके, ये है हमारा लैप्लास फार्मूला फॉर द स्पेरिकल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं हम लैप्लास फार्मूला फॉर स्पेरिकल मेम्ब्रेन। तो ये फार्मूला हमें मालूम था, जो डिराइव किया है हमने सिंगल सरफेस के लिए, वो रहता है 2T/R, एक्सेस प्रेशर का वैल्यू या गेज प्रेशर का वैल्यू। तो ये दोनों जो पॉइंट्स है जहाँ पे हमने प्रेशर निकाला है वो एक ही जगह के पॉइंट्स है, तो इसके लिए हमें ये दोनों इक्वेट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट 2T/R इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा एच रो जी। अब ये जो फिगर है इसमें हमने ये जो T है इसको बोला है टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ विच विल बी एक्टिंग अलोंग द कॉन्टैक्ट लाइन। जो लिक्विड मिनिस्कस है, जो सॉलिड के कांटेक्ट में है, ग्लास के कांटेक्ट में लिक्विड है, वो ऐसा रहेगा। देखो ये है हमारा कैपिलरी ट्यूब का सरफेस, ये ग्लास सरफेस है, तो इसके अंदर जो लिक्विड है ये, तो यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट होने वाला इन कांटेक्ट लाइन के यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्स एक्सर्ट होता है पर यूनिट लेंथ, उसको कैपिटल T से मैंने डिनोट किया है। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा T, ये टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग अलोंग द कॉन्टैक्ट लाइन। तो ये जो T है ये टेंजेंशियल लाइन है और ये सॉलिड सरफेस है, इसलिए ये दोनों में जो एंगल रहता है ये इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, बाय यूजिंग द ज्योमेट्री हम निकाल सकते हैं।
तो फिर ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है इसमें cos थीटा का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ऐसा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कैपिटल R की वैल्यू लगने वाली है, सो दिस R इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन द cos ऑफ थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये R की वैल्यू मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, इसको इसमें डाल देता हूँ। तो ये हो गया मेरा 2t अपॉन R का वैल्यू है R अपॉन cos थीटा और राइट हैंड साइड में है h रो g। तो मुझे t का वैल्यू निकालना है, इसलिए ये t cos थीटा जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 2t cos ऑफ थीटा अपॉन r इज इक्वल टू h रो g। तो t का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल रहा है h, ये r ये साइड में चला गया, h r रो g अपॉन ये जो 2 cos थीटा है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये हो गया मेरा सरफेस टेंशन का फार्मूला बाय यूजिंग द लैप्लास फार्मूला फॉर द स्पेरिकल मेम्ब्रेन। यहाँ से ये चीज़ इक्वल टू ऐसा मिल सकता है मुझे 2t cos ऑफ थीटा अपॉन ये हो गया आपका r रो g। इसको ही बोलते हैं हम ज्यूरिन्स लॉ और असेंट फार्मूला। इसको असेंट फार्मूला बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लिक्विड है वो राइज हो रहा है, असेंट हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने मर्क्यूरी लिया होता तो उसको हम डिसेंट फार्मूला बोलते हैं। वही एक्सप्रेशन हम सिमिलर मैनर से निकाल सकते हैं, वो आप होमवर्क के लिए कीजिए। अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस टेंशन बाय यूजिंग द लैप्लास फार्मूला फॉर द स्पेरिकल मेम्ब्रेन। तो ये भी फार्मूला डिराइव करने का जो एक क्वेश्चन है वो हमारे जो महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसमें दिया है, इसलिए आपको ये भी मेथड करनी है। और इसकी पहले जो मेथड है जो डिफरेंट फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाले हैं उसके सहायता से या बाय यूजिंग द कैपिलरी मेथड हमने सरफेस टेंशन का फार्मूला निकाला, उससे हम हाइट ऑफ द राइज ऑफ द लिक्विड निकाल सकते हैं, उसका भी फार्मूला निकाला। यहाँ पे ये चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ये भी हमने देखा। तो ये हो गया सब हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय यूजिंग द 2 डिफरेंट मेथड्स। और इसके बाद हमारा जो सरफेस टेंशन का टॉपिक है वो अभी ख़त्म हो गया है। अब इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत अच्छी तरह से प्रॉब्लम आएंगे अगर आपने वीडियोस अच्छी तरह से देख लिए हैं। सब फार्मूला मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करके दूंगा। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कैसी थिंकिंग आपको करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या आपके पास चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप ज़रूर नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। मैं प्रॉब्लम कैसे लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके मैं कैसा आंसर निकालता हूँ, विदाउट लॉग टेबल कैसे वैल्यू निकालता हूँ, ये सब आपको पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।